गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो था उसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। 2 टाइप के रिप्रोडक्शन है, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके हैं, इसके भी 3 तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है। इसमें एक तो था बाय द फिजन मेथड, ठीक है। फिजन के अंदर आपका बाइनरी फिजन एक प्रोसेस था, एक आपका मल्टीपल फिजन था। ये दोनों ही चीज़ें मैं आपके साथ लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि बाइनरी फिजन में क्या होता है, फिजन में बाइनरी फिजन में क्या होता है। फिर बाइनरी फिजन भी ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन आपके 4 वैरायटीज थी। एक सिंपल बाइनरी फिजन था, एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन था, एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन था, एक ऑब्लिक बाइनरी फिजन था। इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन मैं आपके साथ लास्ट क्लास में कर चुकी हूँ। जो सेकेंड टाइप था फिजन के अंदर, इट इज द मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता था, ठीक है, ये हम लोगों ने सिस्ट फॉर्मेशन क्या है ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक तरीका तो हो गया फिजन, सेकेंड वन इज द बडिंग। ध्यान होगा आपको, अदरवाइज अपने नोटबुक्स में वो चार्ट खोलो, 3 चीजें लिखाई है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट वन इज द फिजन which we already discussed in our last lecture, second one is the budding and third one is the fragmentation। इसी को आज हम लोग प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले बडिंग की अगर बात करें, पहले सुन लो, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन। इस प्रोसेस के अंदर मतलब बडिंग से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं ना, दे आर द रिजल्ट ऑफ द माइटोसिस। माइटोटिक डिवीजन की वजह से ही इस प्रोसेस में माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोसिस की वजह से जो नए इंडिविजुअल्स जो है यानी कि ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्या होता है, कभी कभी पेरेंट बॉडी का कोई छोटा सा पार्ट जो है, कोई छोटा सा एक आउटग्रोथ है, स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी, ये आपके एक मिनिएचर इंडिविजुअल को डेवलप कर देती है, ठीक है। और फिर जब ये मतलब आफ्टर सम टाइम ये जो है अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है और अपनी एक फ्री लाइफ, अपनी एक अलग लाइफ जो है ये स्टार्ट कर लेता है इंडिपेंडेंटली। समझ में आया क्या बोला? इसको बोलते हैं एक्सोजीनियस बडिंग, ठीक है। एक टर्म में आपके साथ डिस्कस करिए मैंने आपके साथ, इट इज द एक्सोजीनस बडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सोजीनस? नाम से पता, एक्सो यानी कि बाहर की बात हो रही है। तो क्या होता है इसके अंदर, एज आई टोल्ड यू कि जो पेरेंट बॉडी है, sometimes a small outgrowth, ये जो small outgrowth है ना parent body की, sometime a small outgrowth of the parent body it develop into an miniature individual। ठीक है, फिर क्या होता है, अभी ये parent body के साथ ही अटैच था, then it is separated from the parent body एंड डेवलप इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये अपने पेरेंट बॉडी से बाद में सेपरेट होकर इंडिपेंडेंटली डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल इट इज सीन इन द हाइड्रा। इसे हम बोलते हैं एक्सोजीनस बडिंग। समझ में आया एक्सोजीनस बडिंग क्या है? तो यानी कि एक्सोजीनस बडिंग के अंदर क्या, पेरेंट बॉडी से एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है ये एक मिनिएचर इंडिविजुअल को डेवलप कर रही है, फिर बाद में कुछ टाइम बाद ये अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट होके एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है, फ्री लाइफ जो है स्टार्ट कर देता है। ऐसा आपको हाइड्रा के केस के अंदर, फॉर एग्जांपल हाइड्रा के अंदर ऐसा ही होता है। इसे हम कहते हैं एक्सोजीनस बडिंग, ठीक है, इसे कहा एक्सोजीनस बडिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि कभी कभी ये जो बर्ड्स हैं ये अपने पेरेंट से यानी कि मदर से सेपरेट नहीं होते, उन्हीं के साथ ही अटैच्ड रहते हैं और कॉलोनीज डेवलप करते हैं। कॉलोनीज के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर जो मोस्टली जो फ्रेश वाटर मरीन्स होते हैं, ठीक है, और या फिर आपके मोस्टली जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं या मरीन स्पॉन्जेस जो हैं, ये क्या करते हैं ना, इनके अंदर ये जो है एक मतलब एक कॉमन स्ट्रक्चर, मतलब एक एनवलप, कॉमन ओपैक एनवलप के अंदर ये एनक्लोज होते हैं, जिसे हम एक चीज बोलते हैं, एक वर्ड है जेम्यूल।
जब बाद में इन जेम्यूल्स जब ये जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, तो इससे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं ये बनते हैं और कुछ आर्क्योसाइट सेल्स होते हैं। एक्चुअली आज जो आर्क्योसाइट सेल्स जो है ये टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट वर्ड का मतलब समझते हैं आप लोग? मैंने पहले भी ये वर्ड यूज किया है, टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंट सेल। क्या होता है टोटीपोटेंसी का मतलब? पहले इस वर्ड का मतलब समझ लो, फिर बाद में मैं बताऊंगी कि इसके अंदर टोटीपोटेंट का क्या रोल है। टोटीपोटेंसी मतलब ये होता है, टोटीपोटेंट अगर कोई सेल है तो उसका एक फ्रेगमेंट भी जो है वो पूरे उस ऑर्गेनिज्म को जनरेट करने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। मतलब एक सिंगल पार्ट से, एक सिंगल सेल से अगर वो पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर दे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपन, इस पावर को बोलते हैं टोटीपोटेंसी, और उस सेल को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल, क्योंकि एक सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म जो है ये डेवलप हो गया है, तो उसे बोलते हैं टोटीपोटेंट नेचर, दैट इज अ टोटीपोटेंट सेल। तो टोटीपोटेंट का मतलब समझ में आया होगा। सबसे पहली चीज आप तो बस यही याद रखना कि बडिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है इसके अंदर, इन बडिंग जो इंडिविजुअल्स, जो ऑफस्प्रिंग जो बन रही हैं, ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। माइटोसिस की वजह से ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। इनिशियली एज आई टोल्ड यू अ स्मॉल आउटग्रोथ, पहले एक्सोजीनियस बडिंग, और ये वाला पॉइंट क्लियर कर लो, इतना लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। इनिशियली क्या होता है, एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है पेरेंट बॉडी से, ये आपके एक मिनिएचर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। शुरुआत में तो एज आई टोल्ड यू इट इज अटैच्ड विद द पेरेंट बॉडी, देन आफ्टर सम टाइम इट्स सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड स्टार्ट अ फ्री लाइफ, ठीक है, सेपरेट होकर एक फ्री लाइफ स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज सीन इन केस ऑफ हाइड्रा। इसको हम टर्म बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सोजीनस बडिंग। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सोजीनस बडिंग? नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ ये जर्म्यूल के बारे में, टोटीपोटेंट के बारे में डिस्कस करूंगी, इसके पहले आप इतना लिख लो। तो इन बडिंग के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स जो बन रहे हैं, इट वाज ड्यू टू द माइटोसिस। तो इन बडिंग ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड और दे आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एज आई डिस्कस्ड विद यू गाइस कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सोजीनस बडिंग? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ एक्सोजीनियस बडिंग के बारे में डिस्कस किया था। क्या होता है लिखिए, इनिशियली व्हाट हैपन, अ स्मॉल आउटग्रोथ from parent body, मतलब पेरेंट बॉडी से एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है वो एक मिनिएचर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देती है। तो इनिशियली अ स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम पेरेंट बॉडी, इट डेवलप अ मिनिएचर इंडिविजुअल, ठीक है। अभी इट इज अटैच्ड विद द पेरेंट बॉडी, देन इट गेट separated from the mother cell and it start its free life, for example in case of the hydra, and it is called the exogenous budding, ठीक है। then it separate from mother and start a free life it is called and start a free life, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इट इज सीन इन केस ऑफ हाइड्रा, और इसे ही हम कहते हैं एक्सोजीनस बडिंग, इट इज कॉल्ड
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, एक्सोजीनस बडिंग तो समझ में आ गया होगा। कभी कभी ये जो बर्ड्स जो हैं ये अपनी मदर से सेपरेट ही नहीं होती है एंड इट फॉर्म अ कॉलोनी, फॉर एग्जांपल इन ओबेलिया, और इस कॉलोनी के अंदर बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं विच परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो लिखिए समटाइम्स व्हाट हैपन, ये जो बर्ड्स है they are, birds do not get separate, sometime birds they do not get separate from mother से ये separation नहीं होता है इनका, they do not get separate from mother and form a colony। ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिलता है ओबेलिया के अंदर। इसके साथ में यहीं पे ब्रैकेट में लिख दिया एग्जाम्पल ओबेलिया। ठीक है, कॉलोनी के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं विच परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो इन कॉलोनी अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और जूइट्स आर प्रेजेंट विच परफॉर्म, लिख लीजिए इन कॉलोनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स or zooids are present which perform different functions। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। इसके पहले कि मैं नेक्स्ट स्विच करूं, दिस इज द बेसिक थिंग, आपको सारी चीजें ऑन टिप्स यही हो जानी चाहिए, सिंपल सी। सिर्फ पहली चीज, पहला पॉइंट तो बडिंग सुनते ही जो माइंड में क्लिक करना चाहिए वो ये कि बडिंग प्रोसेस के अंदर जो ऑफस्प्रिंग जो बन रही है, ऑफस्प्रिंग का जो फॉर्मेशन होगा, इट इज ड्यू टू द माइटोसिस। दूसरी चीज, एक तो एक्सोजीनियस बडिंग के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो ये कि इनिशियली क्या होता है, जो मदर सेल है, जो पेरेंट बॉडी है, इससे एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है, उसकी एक स्मॉल आउटग्रोथ ही एक मिनिएचर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देती है। नाउ इट इज अटैच्ड विद द पेरेंट बॉडी, नाउ इट इज अटैच्ड विद द मदर सेल। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मदर, ये अपने मदर से सेपरेट होके आपके एक फ्री लाइफ को स्टार्ट करती है। ऐसा हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है और इसे हम बोलते हैं एक्सोजीनस बडिंग। ठीक है, हाइड्रा में तो यानी कि ये जो इंडिविजुअल जो बना ये अपनी मदर से सेपरेट हो गया, लेकिन इन केस ऑफ ओबेलिया कभी कभी क्या होता है, जो बर्ड्स हैं ये अपनी मदर से सेपरेट ही नहीं होते हैं, इट गेट अटैच्ड टू द मदर। ठीक है, और आपके कॉलोनीज का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा ओबेलिया के अंदर देखने को मिलता है। और इन कॉलोनीज के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स या फिर बोलिए जूइट्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जितने भी फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं जैसे कि स्पॉन्जिला और कुछ मरीन स्पॉन्जेस के अंदर आपके जो पेरेंट इंडिविजुअल है ना, आपके एक स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल विच इज एनक्लोज्ड इन अ कॉमन ओपैक एनवेलप, मतलब एक स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल जो कि कॉमन ओपैक एनवेलप में एनक्लोज्ड है, इसे सिक्रीट करते हैं, उसे हम टर्म देते हैं, मैंने आपको एक नाम बोला था, इट इज कॉल्ड द जेम्यूल। ठीक है, और जब इनका जर्मिनेशन होता है तो ईच जेम्यूल जो है इट गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग एंड द आर्कियोसाइट प्रेजेंट इन इट। ये आर्कियोसाइट जो है बाकी के जितने भी जो सेल्स होती है ना बॉडी का, उसका फॉर्मेशन करता है, बिकॉज दे आर टोटीपोटेंट इन नेचर। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय दैट वर्ड टोटीपोटेंट। एक सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम सब डेवलप हो जाता है, तो आर्कियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और ये आपके बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन, वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी का फॉर्मेशन करता है, बिकॉज एज दे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दे आर टोटीपोटेंट इन नेचर। ठीक है, तो ये है, पहले अपन इसको लिखेंगे। तो जितने भी आपके फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं जैसे कि स्पॉन्जिला, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑल फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस that is spongilla,
and some marine sponges जो इनकी जो पैरेंट बॉडी है इट सिक्रीट, ये एक स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल जो कि किसके अंदर, एक ओपैक एनवेलप के अंदर एनक्लोज्ड है, इसको सिक्रीट करते हैं, जिसे हमने टर्म दिया है जेम्यूल. इट सिक्रीट अ स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल which is enclosed in a opaque, in a common opaque envelope जिसे हम कहते हैं जेम्यूल. ठीक है, फिर जब ये जर्मिनेट होंगे तो इससे ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे और इसके अंदर कौन सी सेल्स, आर्कियोसाइट प्रेजेंट इन इट. और ये जो आर्कियोसाइट है बाकी की जो सेल्स हैं, ठीक है, बॉडी की, उसका फॉर्मेशन करेंगे बिकॉज दे आर टोटीपोटेंट इन नेचर. एंड एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टोटीपोटेंसी. ठीक है, तो लिखिए आफ्टर जर्मिनेशन each gemule it produces the offspring and the term that is the archaeocyte, it is present in it, and it forms various cells of body as they are totipotent. ये चीज समझ में आ गई बस. तो जेम्यूल्स जो हैं इन्हें इंटरनल बर्ड्स कंसिडर, जेम्यूल आर थॉट टू बी द इंटरनल बर्ड्स. ये और लिख लो, दिस इज द इंटरनल बर्ड्स. जेम्यूल they are thought to be internal birds. Clear? It is all about the second part, जो सेकेंड टाइप था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जो एक और तरीका जिससे ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इट इज द बडिंग. ये मैं आपके साथ पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ. सिंपल सी, एक तो एक्सोजीनियस बडिंग है और एक इंटरनल बर्ड से कैसे ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं. इंटरनल बर्ड्स को हमने, इंटरनल बर्ड्स को किसको कंसिडर आउट किया है, इट इज द जेम्यूल. तो एक्सोजीनियस बडिंग में तो आउटग्रोथ, नाम से ही पता लग रहा है, एक्सोजीनियस यानी कि बाहर की साइड. तो पेरेंट बॉडी पर एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है, उस स्मॉल आउटग्रोथ से एक मिनिएचर इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है. शुरुआत में ये अपनी पेरेंट बॉडी से अटैच्ड है, कुछ समय बाद ये अपने मदर सेल से सेपरेट होकर एक फ्री लाइफ स्टार्ट कर देता है. हाइड्रा के अंदर ऐसा देखने को मिलता है. इसे बोल रहे हैं एक्सोजीनस बडिंग, क्योंकि सब कुछ बॉडी के बाहर से ही हुआ. बाहर एक आउटग्रोथ निकली, उसी से ऑफस्प्रिंग बन गया, बाद में ही सेपरेट होके एक फ्री लाइफ शुरू कर दी. इसको बोला एक्सोजीनियस बडिंग. पर कभी कभी क्या होता है, ये जो बर्ड्स हैं ये अपने मदर से सेपरेट ही नहीं होते, इट गेट अटैच टू द मदर सेल और आपके कॉलोनीज का फॉर्मेशन करते हैं. ओबेलिया के अंदर ऐसा देखने को मिलता है. इस कॉलोनीज के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं विच परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ जितने भी फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं, फॉर एग्जांपल इट इज इन केस ऑफ द स्पॉन्जिला, और कुछ मरीन स्पॉन्जेस के अंदर इनकी जो पैरेंट बॉडी जो है, ये एक स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल जो कि एक कॉमन ओपैक एनवेलप के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, उसको सिक्रीट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जेम्यूल. ये जेम्यूल जर्मिनेट होने के बाद आपके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और इसके अंदर आर्कियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो आर्कियोसाइट्स हैं, इससे बॉडी की बाकी के जो जितनी भी डिफरेंट सेल्स हैं, ये सब बन जाती हैं बिकॉज दे आर टोटीपोटेंट इन नेचर. एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टोटीपोटेंट. एक सिंगल सेल अगर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर दे तो उसे अपन बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल और उसकी इस कैपेसिटी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी.
ठीक है, तो ये क्योंकि टोटीपोटेंट होती है तो इससे बाकी की सारी सेल्स बन जाएंगी। और जेम्यूल्स को हम कंसिडर आउट करते हैं इस केस के अंदर इंटरनल बड्स। इट इज ऑल अबाउट द बडिंग। तीसरी चीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तीन चीजें हैं। फर्स्ट वन इज द फिजन, फिजन के अंदर बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन। सेकंड थिंग इज द बडिंग। तीसरा जो तरीका है इट इज द फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। ये लिख लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दो इसे। चलिए, anybody from the class can tell me about the fragmentation? बोलो भाई। अरे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सब डिस्कस कर रखा है ना इस चैप्टर के बारे में अपन ने, मैंने आपको पहले ही बोला था फ्रेगमेंटेशन। चलो गोली मारो कि फ्रेगमेंटेशन के बारे में हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। सिंपल इंग्लिश का हिंदी वर्ड क्या होता है फ्रेगमेंटेशन का मतलब, हिंदी बता दो, बोलो बोलो बोलो। फ्रेगमेंटेशन, अगर जैसे कि सपोज कीजिए मैं सिंपल हिंदी वर्ड की बात कर रही हूँ, ये पीस है, ठीक है, इसको फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक कर दिया। तो फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अपन बोलते हैं ना इसके छोटे छोटे, जैसे ये चौक है, ठीक है, ये मैंने इसके फ्रेगमेंट्स कर दिए, टूटती भी नहीं है चौक, ज़्यादा ही अच्छी क्वालिटी की यूज़ करते हैं हमारे ईटूज़ वाले। ये इसके फ्रेगमेंट्स कर दिए मैंने। अब इससे ज़्यादा ये बड़ी चौक नहीं है, मैं ज़्यादा फ्रेगमेंट्स नहीं कर पा रही, इसको और टुकड़े में तोड़ दिया, तो ये इसके छोटे चौक के हो गए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। सिंपल सी चीज़ फ्रेगमेंटेशन में यही होता है, ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर रहा है। पर आप सोच रहे हैं अब जैसे मैंने चौक्स के ये फ्रेगमेंट्स कर दिए तो इसमें ऑफस्प्रिंग कैसे बना, इसमें हर एक फ्रेगमेंट जो है ये एक इंडिविजुअल के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाता है। इट इज द अनदर मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। सिंपल इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग कर लो, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना। फ्रेगमेंट्स यानी कि ये टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं जो, तो इसके अंदर जो पेरेंट बॉडी है ये फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक होगी और इसके अंदर अब जैसे सपोज करो हर एक फ्रेगमेंट एक ऑफस्प्रिंग की तरह, जैसे सपोज अगर सोचो इंडिविजुअल्स के अंदर ऐसा होता, ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा होता कि अपने बॉडी का कोई भी एक पार्ट का छोटा सा फ्रेगमेंट हुआ और वह एक इंडिविजुअल में डेवलप हो गया। इट इज द फ्रेगमेंटेशन। ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है, एनीबडी कैन गिव मी द एग्जांपल ऑफ इट। सवाल ही नहीं उठता। एक एग्जांपल अगर मैं याद दिलाऊं तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर जब हम लोग डाइवर्सिटी डिस्कस कर रही थी तो वहां पर कुछ स्टारफिश करके कुछ उसका कुछ मैंने डिस्कस किया था। खैर वो तो छोड़ो, सवाल ही नहीं उठता, उतना तो याद होगा, एग्जाम्पल में से और पूछूंगी तो पता होगा नहीं। हाँ, फ्रेगमेंटेशन अब मैंने बता तो दिया फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। कोई मुझे इसका एग्जाम्पल बता सकता है? हाइड्रा जो है इस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, कुछ सी स्टार्स इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं एंड कुछ, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो लिख लो सिंपल सी चीज, अब इसको कुछ भी रट्टा नहीं लगाना। व्हाट हैपन इन दिस केस, इन फ्रेगमेंटेशन जो पेरेंट बॉडी है it breaks into several fragments and each fragment it develop as an offspring. इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप लोग नोट आउट कर लीजिए फ्रेगमेंटेशन के। हाइड्रा इस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, सी स्टार्स इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीनों तरीके, फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने इतनी सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की, तो अगर आप लोग पढ़कर बैठे होंगे तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ
किसी को बच्चे को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप है। मैं आपको हाँ अप्लाई, अगर जैसे कुछ बच्चे तो ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे मुझे हो सकता है एडवांटेज डिसएडवांटेज बता भी दें कि अभी तक हमने जो पढ़ा इसके एडवांटेज ही है, नहीं भी ऑन एन एवरेज स्टूडेंट बताऊंगी तो एक होता है ना कोई क्वेश्चन आप लोगों ने किया, ठीक है, हो सकता है सॉल्व पर आंसर पता लग जाए कि इसका आंसर ये है, तो हम किसी भी तरीके से वो आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऐसे आप उसको अप्लाई ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये नोट आउट कर लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दो इसे। चलो सबसे पहले तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या फायदे हैं इसके। सबसे पहला फायदा तो ये, इट इज अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर होता है, एक फायदा तो ये। दूसरी चीज ये कि इससे जो, क्योंकि इसके अंदर अपन ने ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, गैमेट्स का फ्यूजन हो नहीं रहा, गैमेट्स का ना तो फॉर्मेशन हो रहा है ना फ्यूजन हो रहा है, सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व है, दोनों पैरेंट इसके अंदर तो एक तो फायदा होगा इट इज यूनिपेरेंटल, एक मैंने बताया इट इज रैपिड प्रोसेस है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है इसके अंदर। तीसरी चीज इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग जो बनेगी इट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इट्स पैरेंट, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल होगा अपने पैरेंट से। क्लोन्स मैंने आपको एक टर्म इसके लिए बोलता, एकदम क्लोन्स होते हैं ये, मतलब एग्जैक्टली मतलब सिर्फ साइज को छोड़कर बाकी एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। अदरवाइज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, ह्यूमन बींग्स का केस ले लीजिए, जो ऑफस्प्रिंग कुछ कैरेक्टर्स मदर जैसे होंगे, कुछ कैरेक्टर्स फादर जैसे होंगे, दोनों का मिक्स मैच होता है, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, दे आर द एग्जैक्ट कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ये है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में सिंपल प्रोसेस है। तो दिस आर द 4 एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है इसके अंदर, इट इज सिंपलर देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरी चीज मैंने बताई कि एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं इसके अंदर, मतलब बिल्कुल अपने पैरेंट जैसा है, और ये यूनिपेरेंटल है, यानी कि सिर्फ एक ही पैरेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो पहले तो हम लोग एडवांटेजेस लिख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज, इट इज यूनिपेरेंटल, सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, ए सेक्शन में डायरेक्टली पॉइंट लिख रही हूं, इसके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तीसरा एडवांटेज, तीसरा फायदा क्या, इसमें ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट, अपने पेरेंट से एकदम आइडेंटिकल होंगे, एग्जैक्ट रेप्लिका, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स। And the fourth advantage, asexual reproduction, they are simpler, ज़्यादा सिंपल होते हैं, they are simpler than sexual reproduction. Okay, it is about the advantages of asexual reproduction. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक जो ये जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है ना, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये एक फायदा भी है तो ये एक नुकसान का कारण, इसका डिसएडवांटेज का कारण भी है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है तो यानी कि ऑफस्प्रिंग ज्यादा नंबर में जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ओवर क्राउडिंग जो है, इस वजह से ओवर क्राउडिंग होती है, इट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है ना इसके अंदर, तो कम समय के अंदर ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवर क्राउडिंग। तीसरा पॉइंट यहां पर मैंने लिखाया था एडवांटेज में कि ये अपने पेरेंट के एग्जैक्ट रेप्लिका हैं, तो यही
एक फायदा है तो ये एक नुकसान भी है। वो क्या कि क्योंकि इसके अंदर दो डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूजन होके तो पैरेंट ऑफस्प्रिंग बना नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई मैचिंग, कोई मिक्सिंग नहीं है गैमेट्स की। इस वजह से जो वैरायटी जो है, ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि दोनों पैरेंट के सुपीरियर कैरेक्टर ले लिए, ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं जब डिस्कस करूंगी तब बताऊंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो सकता है पेरेंट्स के सुपीरियर कैरेक्टर, पैरेंट मदर का भी सुपीरियर कैरेक्टर, फादर का भी सुपीरियर कैरेक्टर, इन दोनों की मैचिंग होकर अगर ऑफस्प्रिंग बना तो कई बार ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से ज्यादा सुपीरियर होता है, उसकी ज्यादा एबिलिटी होती है कि वो एडवर्स कंडीशन में अपने पेरेंट से ज्यादा बेटर तरीके से एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के सुपीरियर कैरेक्टर्स मिल गए। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई मैचिंग है ही नहीं, कोई मिक्सिंग है ही नहीं गैमेट्स की, अपने एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं पेरेंट के, तो वैरायटी जो है, ठीक है, वैरायटी का प्रोडक्शन इस वजह से इनमें नहीं हो पाता है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो लिंकेज नहीं है, ये एक नुकसान है इसका। इवोल्यूशन जो है, अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं अपन, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन। मैंने आपको बताया पहले जैसे ह्यूमन बीइंग्स का ही देख लो कि होमोसोपियन से पहले कौन कौन से किस किस तरीके से मॉडिफिकेशन, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, और मतलब बोलते हैं ना बदलाव ही प्रकृति का पता नहीं क्या है, वो पता नहीं क्या बोलते हैं। अगर अपन अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इवोल्यूशन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं है। क्यों? कुछ चेंजेस इसके अंदर आए नहीं। इवोल्यूशन में तो चेंजेस आएंगे, मॉडिफिकेशन होंगे, अपने उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसकी एडजस्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसका इवोल्यूशन के अंदर कोई रोल नहीं है। तो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहीं से जो इसके एडवांटेजेस हैं, इसी से आप रिलेट करके इसके डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन है तो ये इसका एडवांटेज है, तो इसका डिसएडवांटेज कैसे हो जाएगा? ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन है, ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी कम समय के अंदर, तो ओवरक्राउडिंग, ज्यादा ओवरक्राउडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा बताया तो तीसरा एडवांटेज था कि एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं अपने पेरेंट के, तो यही तीसरा डिसएडवांटेज हो गया दूसरा, कि इसके अंदर क्योंकि देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ गैमेट तो वेरिएशन जो है ये नहीं बनेंगे। तीसरा, ये छोड़ो, ये वाला तो ये है। दूसरा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो देयर इज नो लिंकेज, देयर इज नो रोल ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर भी इसका कोई रोल नहीं है। दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी आर गोइंग टू राइट ऑल अबाउट दिस थिंग। तब तक आप इतना नोट आउट कर लें, ठीक है? तो ये नोट आउट कर ही लिया होगा आप सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दूं ना ऐसे? चलो, एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग डाल लो आप सभी स्टूडेंट्स। पहला disadvantage, as I told you, as there is the rapid multiplication, so number of offspring produced are more, so there is overcrowding, ठीक है? As there is rapid multiplication, which is the second advantage of the asexual reproduction, as there is rapid multiplication, so number of offspring produced are more, so there is overcrowding. ठीक है, एक डिसएडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज इसके अंदर ये है कि देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, तो वेरिएशंस नहीं होंगे, ठीक है? देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, so
वेरिएशंस नहीं है, नो वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है। तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो नए लिंकेज नहीं बनेंगे, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर। So, no new linkages are formed. And the fourth disadvantage is that adaptability to change in the environment is low. क्यों? क्योंकि वेरिएबिलिटी नहीं है ना, एग्जैक्ट रेप्लिका बनते हैं अपने पेरेंट के, तो अडेप्टेबिलिटी जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट को लेकर ये भी इसकी कम होगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेरिएशन। तो अडेप्टेबिलिटी टू चेंज इन एनवायरनमेंट it is low due to absence of variation. ठीक है। And fourth disadvantage is that it has no role in evolution. Evolution के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है। It has no role in evolution. Clear? It is all about the disadvantages of asexual reproduction. It will completed with the asexual reproduction part. Next जो है we are going to discuss about the sexual reproduction. तब तक आप यहाँ तक की सारी चीजें नोट आउट कर लें। ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी स्टूडेंट्स हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अपन पूरा डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, लास्ट टॉपिक यही कवर होता है इसके अंदर, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में अगर मैं पहले आपको बता देती हूँ, वैसे देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो अपन ने बकायदा पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा चैप्टर अपन ने डिस्कस किया है। अर्थवर्म के अंदर कैसा है, कॉकरोच के अंदर कैसा है, सारा अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। यानी कि इस टॉपिक के अंदर मैं जो चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करूंगी वो सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है, उन सबको कंसाइज करके बस यहाँ पर अपन को, क्योंकि एनसीईआरटी में तो सारा कंसाइज करके यहाँ पे मुझे आपको देना है। तो इसीलिए क्योंकि अब मैं मानती हूँ कि मैं जितना भी बोलूँगी आप इजी गोइंग बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, तो पहले मैं आपको वर्बली सारी चीज़ें एक बार बताती हूँ। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन। और राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करने से पहले, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ द लास्ट टॉपिक विच इज़ कवर्ड अंडर दिस चैप्टर, सो वी विल स्विच टू द एनसीईआरटी प्रायर स्टार्टिंग द राइटिंग सेक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर इंट्रोडक्शन देखें तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बताया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का ना तो फॉर्मेशन होता है ना फ्यूजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से, इस मेथड से जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं वो कैसे बनती हैं, इसके अंदर आपके गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ये फ्यूज होके ये आपस में मिलकर आपके जैसे स्पेशलाइज्ड मेल सेल और स्पेशलाइज्ड फीमेल सेल, जिन्हें हम लोग गैमेट्स बोलते हैं, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है ये आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होके एक ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो कैसे बनेगा, जो एक स्पेशलाइज्ड मेल सेल है जिसे अपन ने बोला मेल गैमेट, ठीक है, और जो स्पेशलाइज्ड फीमेल सेल है जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और ये जो फीमेल गैमेट है ये आपस में होंगे फ्यूज, और ये फ्यूज होके आपके जिस ऑफस्प्रिंग का, आपके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ये तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दूसरी चीज, इसके अंदर ये जो गैमेट्स जो है ना, दे आर हैप्लॉइड।
गैमेट्स इसके अंदर हैप्लॉइड होते हैं और ये जो हैप्लॉइड गैमेट है ये फ्यूज होके आपके फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं विच इज डिप्लॉयड इन नेचर विच प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि ये जो हैप्लॉइड गैमेट है ये आपके फ्यूज होके एक डिप्लॉयड एग या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे जो आपके फर्दर जो कि डेवलप होके ये एग और ये जो जाइगोट है फर्दर डेवलप होके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, फर्दर एक इंडिविजुअल को डेवलप करेगा। ठीक है, ये चीजें भी आपको पता है कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ स्लो प्रोसेस। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसके कंपेयर में अगर हम लोग देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम जो डिस्कस करते हैं इट इज दैट, मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था कि उसके अंदर जो प्रोजेनी, जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रही थी, जो जनरेट हो रही थी, वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट रेप्लिका थी, बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट हैज द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ प्रमोटिंग द जेनेटिक वैरायटी। जेनेटिक वैरायटी को प्रमोट करने के लिए बायोलॉजिकल एडवांटेज है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि इट प्रमोट्स द जेनेटिक वैरायटी, इट प्रमोट, नो नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, मैं आपको सब लिखाऊंगी, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूं। जेनेटिक वैरायटी को प्रमोट करने का बायोलॉजिकल एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। रीजन क्या? क्योंकि इसके अंदर दो डिफरेंट गैमेट्स, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, दोनों पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल जो है ये फ्यूज होके ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि इसके अंदर मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होगी तो कुछ कैरेक्टर पेरेंट मदर पेरेंट का होगा, कुछ कैरेक्टर फादर पेरेंट का होगा। इसकी मिक्सिंग से आपका ऑफस्प्रिंग बना, इसलिए जेनेटिक वैरायटी को प्रमोट करेंगे। ठीक है, और एक चीज और मैंने आपको बताया था, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि सपोज करिए जो पेरेंट मेल पेरेंट है और जो फीमेल पेरेंट है, दोनों के सुपीरियर कैरेक्टर्स जो हैं, दोनों के आपको ये अपन ने एक टर्म मैंने आपके साथ, आपको ध्यान हो जब मैंने जेनेटिक्स डिस्कस की थी, हाइब्रिड वाइगर पढ़ चुके ना, जेनेटिक्स भूल तो नहीं गए? क्या होता है हाइब्रिड वाइगर? मतलब एनीबडी फ्रॉम द क्लास, हाइब्रिड वाइगर क्या होता है? जेनेटिक्स पढ़ चुके ना यार, प्लीज ऐसा डिप्रेस मत करो मुझे, बोलो। इट इज द टर्म का मतलब तो बताओ। इट इज द सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट, यानी कि अपने पेरेंट से ज्यादा सुपीरियर ऑफस्प्रिंग है। तो ये एक एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों पेरेंट के जो सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक्स में डिस्कस किया है मैंने हाइब्रिड वाइगर के बारे में, दोनों पेरेंट के जो सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं वो मिलके आपकी एक ऑफस्प्रिंग जनरेट होती है। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है ना, ये अपने पेरेंट से भी ज्यादा सुपीरियर होगी। तो इस ऑफस्प्रिंग, ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये एनवायरनमेंट में अपने पेरेंट से ज्यादा बेटर तरीके से एडजस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये एक वो है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ प्रमोटिंग द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वैरायटी को अमंग द मेंबर ऑफ अ स्पीशीज, ये इसका एक एडवांटेज। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि ऑर्गेनिज्म जो है उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लेकिन उनका जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न जो है इस केस में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, सिमिलर रिप्रोडक्टिव पैटर्न, एक्सटर्नल, ऑल्थो दे हैव organism have the different, they are differ in the external morphology, internal structure, but they have the nearly the same reproductive pattern. reproductive pattern जो है इनके अंदर सेम होता है। ठीक है, और इनमें, इन एनिमल्स के अंदर अर्ली एम्ब्रियो स्टेज के अंदर ही, ठीक है, यंग एम्ब्रियो के अंदर ही जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। उनका मैचुरेशन बाद में होगा, डेवलपमेंट बाद में होगा, बट यंग एम्ब्रियो के अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। एक चीज़ इसके अंदर ये है कि आपको ये भी अपन ने डिस्कस किया था, मैंने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था, ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन्स नहीं है,
मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन अ पर्टिकुलर सीजन, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स जो है थ्रू आउट द ईयर दे डोंट ले एग्स, कोई एक पर्टिकुलर पीरियड होता है। बहुत सारे, ये मैं इसका डिटेल बहुत नहीं जाऊंगी, बस एक ये लाइन बोल के क्लॉज बोल के मैंने छोड़ दिया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बाकायदा हमने इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करके अपने ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं। ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, ऑल द मतलब जो बर्ड्स जो होती हैं ये थ्रू आउट द ईयर अंडे नहीं देती है, कुछ पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही देती हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जो रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स है ना, इट टेक प्लेस इन साइकिल्स। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपने पूरे लाइफ टाइम में एक से ज़्यादा बार रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इनके अंदर ये साइकिल जो है कई बार चलती है थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। पहले वो ऑर्गेनिज्म मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद वो गैमेट मतलब वो साइकिल के थ्रू जाता है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर मैच्योरेशन होता है, फिर वो फ्यूजन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं, ये मैंने आपके साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये भी डिस्कस किया था, जो अपने पूरे जीवन के अंदर दे रिप्रोड्यूस ओनली वंस थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब एक ही बार उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो उनकी जो लाइफ स्टेज, जो लाइफ साइकिल है ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही साइकिल, एक ही फेज होता है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। मतलब दे रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ स्पीशीज है एनिमल्स की जो पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करती हैं। कुछ और एनिमल्स ऐसे हैं जो जिनका रिप्रोडक्शन जो है दे रिप्रोड्यूस मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ। तो बहुत सारी साइकिल्स चलती है। जैसे ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल, इट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा डिटेल में डिस्कस किया है अपन ने ह्यूमन। मैं जस्ट आपको कुछ पॉइंट्स थ्रू कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। पूरा डिटेल अपन डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करें, मैंने बताया था ह्यूमन की रिप्रोडक्टिव साइकिल इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। हर साइकिल के दौरान एक ओवम को वो रिलीज करते हैं, ठीक है। अगर वो फर्टिल, जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती वो सब कंटिन्यू रहता है। प्रेगनेंसी हुई तो फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम की तरह पूरा लंबे टाइम तक वो डिग्रेड नहीं होता, वो लंबे टाइम तक चलता है। सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंपॉर्टेंट रोल है रिप्रोडक्शन के लिए। फिर ये भी बताया था कि ऐसे कुछ एनिमल्स, मतलब ये ऐसे है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैंने बात की, मैंने आपको वहाँ पर एक टर्म पढ़ाई थी, मिनार्क क्या है, मीनोपॉज क्या है। मिनार्क इज द स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ है। मीनोपॉज जहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया, बंद हो गया, तो जो रिप्रोडक्टिव एज होती है फीमेल की वो मिनार्क से मीनोपॉज तक ही होती है। यानी कि जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तब तक उसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो जो रिप्रोडक्टिव एज है ये भी लिमिटेड होती है ऐसे एनिमल्स के अंदर, ठीक है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये तो बात की मेंस्ट्रुअल साइकिल की। एक ईस्ट्रस साइकिल मैंने आपके पढ़ाई थी, चूहे के अंदर, कुत्तों के अंदर, बिल्लियों के अंदर ये आपकी ईस्ट्रस साइकिल, कुछ मैमल्स के अंदर ईस्ट्रस साइकिल होती है, ठीक है। ये इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ईस्ट्रस साइकिल क्या है। फिर कुछ एनिमल्स थ्रू आउट द लाइफ, मतलब अपनी पूरी लाइफ टाइम में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एनिमल्स सिर्फ एक बार करते हैं, ठीक है। ये डिस्कस किया। फिर चाहे इनका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बट ऑल ऑफ देम हैव नियरली द सेम रिप्रोडक्टिव पैटर्न। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी को प्रमोट करने का इसका एक बायोलॉजिकल एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये मैंने आपके साथ इसके अंदर डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें, एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको सबको पता है। नेक्स्ट पॉइंट, इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स की बात, तो पूरा जो एंटायर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ना, इसे अपन ने 3 फेजेस के अंदर डिवाइड कर रखा है। क्या क्या है इसमें? 3 फेजेस में देखो, पहले तो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, देन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। कौन कौन से 3 फेज है? एक है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पहला इवेंट, पहला जो स्टेज है सेक्सुअल प्रोसेस के अंदर। सेकेंड इज द फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, और तीसरा जो प्रोसेस है इसके अंदर, इट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन
एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इन 3 इवेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें सेक्सुअल जो एंटायर सेक्सुअल प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। इसमें इन तीनों फेजेस के बारे में ही मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगी आपके साथ इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ शुरुआत वाले इवेंट का, उसके बाद अपन राइटिंग सेक्शन एनसीईआरटी देखेंगे, उसके बाद अपन इसको लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, इसलिए थ्रू एंड थ्रू अपन जा सकते हैं आराम से, इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको क्योंकि बहुत याद नहीं करना है, पहले से पता है, सिर्फ सारी चीज़ें रिकैपिचुलेट करनी है, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। 2 चीज़ें क्या है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और दूसरी चीज देयर इज द ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ये गैमेट्स का ट्रांसफर। ये 2 इवेंट्स होते हैं आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर, ठीक है। एंटायर सेक्सुअल प्रोसेस को 3 इवेंट्स में अपन ने क्लास मतलब वो किया हुआ है। तो इसके अंदर जो 3 इवेंट्स हैं, इट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड वन इज द फर्टिलाइजेशन और द सिनगैमी, थर्ड वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम 2 चीजों की बात करते हैं। इट इज द फॉर गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और जो दूसरी चीज हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, इट इज अबाउट द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। इन दोनों ही इवेंट्स को मैं आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है। आपको पता है गैमेट्स जो है, जैसे गैमेटोजेनेसिस नाम से पता लग रहा है, जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स 2 तरह के हैं, मेल गैमेट, एनिमल्स के अंदर मेल गैमेट विच इज कॉल्ड द स्पर्म, फीमेल गैमेट दैट इज द ओवम। इसका फॉर्मेशन होगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर। फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फ्यूजन आपके फर्टिलाइजेशन में होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्टिलाइजेशन हो चुका तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस सारा अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। गैमेट का फॉर्मेशन होता है। आपको ये भी पता है कि एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इट इज द कंडीशन कि इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज मोस्टली बाय पेरेंटल, एक टर्म यूज किया है मोस्टली, इट इज ऑलवेज नॉट बाय पेरेंटल, मतलब जरूरी नहीं है कि 2 पेरेंट अपोजिट सेक्स के इन्वॉल्व हो तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, हाँ, लेकिन अधिकतर बाय पेरेंटल होता है। तो मैंने एक टर्म यूज किया, मोस्टली बाय पेरेंटल है, यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। अपन ने पढ़ रखा है अर्थ फॉर्म, अब मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया, खैर अर्थ फॉर्म निकल गया। खैर अब आप मुझे बताओगे, अपन ने पढ़ा है कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही सेक्सुअल, एक तो होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, एक अपने हर्मोफोडाइट, बायसेक्सुअल एनिमल्स भी होते हैं, बायसेक्सुअल और हर्मोफोडाइट एनिमल, दोनों सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे अर्थवर्म की बात करें, पैरेटिमा कितना याद है बताओ, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट थे, कौन कौन से सेगमेंट में थे, चलो वो नहीं याद हो अभी, वो नहीं तो ये तो पता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सिंगल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हर्मोफोडाइट एनिमल है। लेकिन उसमें क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है क्या? कॉपुलेशन जो होता था 2 पैरेटिमा ही एक दूसरे को इंसेमिनेट करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे में प्रेजेंट होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के बहुत से तरीके अपने प्लांट्स में भी पढ़ा था, ये जब मैंने आपके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस किया था कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के जिन प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में प्रेजेंट है मान लो, तो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, तो ये कैसे प्रिवेंट कर सकते? कई बार होता है कि फॉर्मेशन जो है गैमेट्स का अलग अलग टाइम पर हो, हाइट और बहुत सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी, खैर वो आएगा, वो भी मैं इसमें थोड़ा बहुत जाऊंगी उसके डिटेल में। तो उस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं इस केस में। फेरेटिमा वाले केस में ये अर्थफॉर्म भी मैंने पढ़ाया था, तो 2 कॉपुलेशन 2 अर्थफॉर्म ही करते हैं, सेल्फ कॉपुलेशन नहीं होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, 2 अर्थफॉर्म ही एक दूसरे को कॉपुलेट करके इंसेमिनेट करते हैं। इसके अंदर भी कौन से सेगमेंट में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कौन से सेगमेंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्या है, पूरा डिटेल अर्थफॉर्म मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। यहाँ पर मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट्स में ख़त्म करूँगी। कॉकरोच भी मैंने आपको पूरा अपन ने पूरा पढ़ा है।
कॉकरोच के अंदर तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल पार्टनर अलग अलग हैं उसमें, मेल बॉडी अलग है, फीमेल अलग है, ठीक है, हर्मोफ्रोडाइट कंडीशन उसके अंदर नहीं है। अर्थवॉर्म के अंदर दे आर हर्मोफ्रोडाइट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक में ही प्रेजेंट है। पर एक चीज उसमें फिर ये ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि जिन ऑर्गेनिज्म, जिन एनिमल्स के अंदर दे आर हर्मोफ्रोडाइट यानी कि बायसेक्सुअल हैं तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बहुत सारी अडेप्टेशंस होती हैं, बहुत सारी रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करके क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। एनिमल्स में क्या है आपके, जैसे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन अलग अलग समय पे होगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सी चीज़ें हमने जो डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक जनरल इंट्रो आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके साथ स्टार्ट करूं, उसके पहले तक की एनसीईआरटी में आपके साथ देख लेती हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लो, उसके बाद जितनी राम कहानी मैंने अभी गाई है इसको अपन लिखेंगे। और वैसे इसमें राम कहानी में कोई भी मैंने नई चीज़ नहीं बताई है, सारी चीज़ें अपन ने अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह पर सारी चीज़ें डील कर रखी है काफ़ी डिटेल में, ठीक है। बस हम लोगों ने एनसीईआरटी में ये तो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि सारी चीज़ें रिकैप्चर्ड करके मैं आपको एक साथ लिखा रही हूँ, बस दैट्स द थिंग। पॉलिनेशन वाला बताऊंगी तो अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईस्टर साइकिल के बारे में सब अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं। अर्थवॉर्म में क्या हो रहा है, कॉकरोच में क्या हो रहा है, अपन अर्थवॉर्म कॉकरोच पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी सब पढ़ चुके हो आप, कुछ भी नया नहीं है, बस सारा यहाँ पर रिकैप्चर करना है, क्लियर। चलो अपनी अपनी एनसीईआरटी निकालो जब तक, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर मैंने आपके साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले तक की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। इट वाज ऑन पेज नंबर 5। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट इसका लैंग्वेज रीड आउट करती जाती हूँ, अपन ने सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो देखो इसके अंदर लिखा है, इन दिस मैथड अ सिंगल इंडिविजुअल दैट इज अ सिंगल पैरेंट इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज यूनिपेरेंटल। As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another, but are also exact copy of their parent. Clone वाली चीज़ मैंने आपको बोली थी. As this, the term clone is used to describe some morphologically and genetically similar individual. ठीक है? फिर next point लिखा है इसके अंदर, asexual reproduction. It is common among the single-celled organism and in plants and animal with relatively simple organization. मैंने बताया था सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्युलर दोनों ऑर्गेनिज्म इसे परफॉर्म कर सकते हैं। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। मोनेरा और प्रोटिस्ट के अंदर क्या होता है, देखो कि सिंगल पेरेंट दो के अंदर डिवाइड होकर नए इंडिविजुअल्स को डेवलप करते हैं। दस इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इट इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसका बॉडी एक से दो में डिवाइड होके फिर वो एक नया ऑर्गेनिज्म, तो सेल डिवीजन ही इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस केस, दैट इज इन केस ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। ये चीज़ आपको एनसीईआरटी से याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, वेयर अ सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स, एक सेल आपके दो हाफ्स में डिवाइड होके एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन अडल्ट, एक सेल दो हाफ्स में डिवाइड होके फिर हर एक रैपिडली अडल्ट के अंदर डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द अमीबा, ठीक है। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल and small bud are produced that remain attached initially to the parent cell which eventually get separated and mature into the new yeast organism. मैंने आपको बडिंग प्रोसेस में जो पूरा डिस्कस किया था वो इसमें बहुत छोटा सा दे रखा है, अपन ने पूरा डिटेल डिस्कस किया है। Member of the kingdom fungi and simple plants such as algae, they reproduce through special asexual structure. The most common of this structure are the zoospore that usually are the microscopic motile structure. Other common asexual reproduction are the conidia, birds, gemmules. अपन ने कोनिडिया और बर्डिंग मैंने बर्ड्स वाला डिस्कस किया है, जेम्यूल वाला मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, कोनिडिया वाला डिस्कस नहीं किया है, एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेना। पर ये अपन ने कोनिडिया पेनिसिलियम के अंदर किस तरीके से इस तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सारा जब मैंने क्लास में प्लांट डाइवर्सिटी जब आपके साथ पढ़ाई है तब मैंने वहाँ पर ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दे रखा है फ्रेगमेंटेशन के बारे में, कि वाइल इन एनिमल अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज अनएम्बिजियसली इन प्लांट द टर्म, फ्रेगमेंटेशन वाला नहीं दे रखा, हाँ। इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूब,
offset bulb, they are all capable of give rising to a new offspring. This structure are called the vegetative propagules. Vegetative propagule इन सब के थ्रू एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है. मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट सब डिस्कस किया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की हुई हैं. ठीक है. Obviously, since the formation of this structure does not involve the two parent, the process involved is asexual. इसे बोलते हैं अपन asexual mode of reproduction. अब सुनो, मैंने जो क्लास में पढ़ा है यूनिपेरेंटल है, ये सब वो सारी चीज़ें याद रखनी है. इसमें ये राइजोम रनर वाला एग्जांपल यहाँ से भी देख लेना. बाकी आपको सारी चीज़ें ये अपन पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने की जरूरत नहीं है. आप वहाँ से जो क्वेश्चन आएगा कंबाइंड फॉर्म में सॉर्ट आउट हो जाएगा. जो एक्स्ट्रा जो इसमें ध्यान रखना है, मैंने जितना क्लास में पढ़ा उतना सफिशियंट है. ठीक है. चलो, इसके अंदर ये टेरर ऑफ बंगाल वगैरह, ये ट्राइकोमा, ये सारा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी. नोड्स, इंटरनोड से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, ये सारी चीज़ें आप एक न्यूज़पेपर रीडिंग लगा लेना. चलो मैं लगा देती हूँ, बाकी इसका डिटेल मैं नहीं जाऊँगी, और मैंने यहाँ पर भी इसलिए नहीं, ये सारा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का सेक्शन है. देखो, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्करेज ऑफ द वाटर बॉडी और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल. टेरर ऑफ बंगाल मैंने ये पूरा वर्ड हाईलाइट करके पढ़ाया भी था कि इस टाइम क्या हुआ था. देयर इज नथिंग but the aquatic plant, that is the water hyacinth, which is one of the most invasive weed found growing wherever there is standing water. मतलब जहाँ पर भी रुका हुआ पानी जो था, जहाँ पर था वहाँ पर ये जो वाटर हाइसिंथ नाम का एक एक्वाटिक प्लांट है, ये बुरी तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल गया था. इसे बोलता है टेरर ऑफ बंगाल. इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, पूरा वाटर का ऑक्सीजन ही ले लिया, तो जो एक्वाटिक एनिमल्स उनकी डेथ शुरू हो गई थी, तो वो पानी भी बहुत ज़्यादा दूषित हो गया था. ठीक है. तो यही है, इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेस. ठीक है. ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट पॉइंट, एज यू अवेयर हाउ प्लांट्स जैसे कि पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, डेलिया आर कल्टिवेटेड. हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स. जैसे कि पोटैटो की ट्यूबर को अगर आप लगा दोगे, जो ट्यूबर्स जो निकलते हैं वो जर्मिनेट हो जाता है. ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं. When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlet in this plant listed above, you will notice they invariably arise from the nodes which is present in the modified stem. अपन ने पूरा पढ़ा है कि modified stem से vegetative propagation किससे होता है, लीफ से भी कुछ बन जाते हैं. स्टेम को लगाने से, शुगर क्रीन में स्टेम लगाओ तो वापस नया प्लांट बन जाता है. तो इस तरीके से इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ये सारी चीज़ें मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ मैं डिटेल किसी की भी नहीं जा रही हूँ. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट तुम तो सिर्फ ये देख लो, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन. व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर अंडर सच कंडीशन. तो ये सारी चीज़ अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खैर डील करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, इसको एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैं आपको क्लास में नहीं डिस्कस करने वाली हूँ. एनसीईआरटी से ही आपको ध्यान रखना है. सुनो इसके अंदर जो लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट either by the same individual or by the different individual of the opposite sex. मैंने बताया था यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, बाईपेरेंटल भी हो सकता है. गैमेट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन इसके अंदर होता है. दिस गैमेट, ये दोनों गैमेट हैप्लॉइड गैमेट्स यूज होकर एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है. देखिए, दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म. Next point, it an elaborate, complex and slow process as compared to the asexual reproduction. As I told you, asexual reproduction simple process है, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा complicated है. asexual reproduction में rapid multiplication होते हैं, take time. Because of the fusion of the male and female gamete, sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parents or among themselves. Variability, genetic variability इसकी वजह से आती है. मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये. A study of diverse organisms, that is the plant, animal or fungi, show that they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology when it comes to the sexual mode of reproduction. Surprisingly, they share a similar pattern. मैंने एक लाइन बोली थी कि ऑर्गेनिज्म उनका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फिर भी अगर रिप्रोडक्टिव पैटर्न की बात करें तो वो नियरली एक जैसा है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, all organisms have to reach a certain age of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. The period of जो ग्रोथ का जो मैंने आपको बताया था कि कैसे वो पहले ग्रोथ होती है, फिर वो जब मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं. तो ये जो जुवेनाइल फेज है,
ये मैंने आपको क्लास में नहीं डिस्कस किया, एनसीईआरटी से हाईलाइट कर लेना। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ का जो पीरियड है उसे हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। इट इज नोन एज द वेजिटेटिव, और प्लांट्स के अंदर इसे हम वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। दिस फेज इज वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ड्यूरेशन हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफर करता है, ग्रोथ फेज सबके अंदर अलग अलग है, ठीक है। द एंड ऑफ द जुवेनाइल और द वेजिटेटिव फेज which marks the beginning of the reproductive phase can be seen easily in the higher plant when they come to flower. जैसे ही growth phase या फिर juvenile phase आपका end होता है, वहीं से आपका reproductive phase शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, व्हाट डू यू थिंक, ये क्वेश्चन तो छोड़ो। हाँ, are there some plant that flower throughout the year and some other plant that show seasonal flowering? Plant the annual and the biennial type show clear cut vegetative, reproductive and sunset phase, but the perennial species it is very difficult to clearly define the three phase. As I told you कि कुछ animals ऐसे भी हैं, plants भी ऐसे भी हैं, मतलब कुछ organism ऐसे जो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। कुछ के अंदर दे रिप्रोड्यूस मैनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो उसी के बारे में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, सबके बारे में अलग अलग दे रखा है इसके अंदर। जैसे कि अ फ्यू प्लांट एग्जिबिट द अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, सच ऑफ देम, जैसे कि एक अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना एक प्लांट दे रखा है, जैसे बैम्बू स्पीशीज flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 year, produce large number of fruits and die। जैसे कि बैम्बू प्लांट जो है ये अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर करता है, जनरली 50 से 100 साल बाद लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स को देता है और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। अनादर प्लांट दैट इज द नीला कुरंजी फ्लावर वंस इन 12 ईयर, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है इसके अंदर। As many of you would know, the plant flowered during the September-October 2006. It mass flowering transferred large tract of hilly areas in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu into the blue stretches and attracted a large number of tourists. मतलब ये सितंबर-अक्टूबर 2006 में मतलब बहुत सारे सुंदर फ्लावर्स इस एरिया के अंदर हुए, तो बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट, मतलब कुल मिला के ये सारी चीज़ों तो आप ऐसे याद नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है ग्रोथ फेज इज द जुवेनाइल फेज, फिर ग्रोथ फेज खत्म होता है, रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। इस फेज का ड्यूरेशन हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफर करता है। मैंने आपको बताया कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स पर्टिकुलर सीजन में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं, कुछ थ्रू आउट, मतलब कुछ के अंदर स्पेसिफिक सीजन्स होता है, सिर्फ उसी के अंदर उनके अंदर फ्लावरिंग होगी, कुछ एनिमल सिर्फ उसी फेज के दौरान रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। ये भी बताया था मैंने, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, मतलब पूरी जीवन काल में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो, और प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे भी हैं जो अपने लाइफ टाइम में कई बार रिप्रोड्यूस करता है। वही इसने यहाँ पर डिटेल डिस्कस कर रखा है, ठीक है। जो ये लाइन मैं आपके साथ पढ़ चुकी, एनसीईआरटी ने थोड़ा एलाबोरेट कर रखा है इसे। नेक्स्ट पॉइंट, पोल्ट्री फार्मिंग वाला ये सब हो चुका अपन ने, ये पूरी चीज़ें। ईस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का दे रखा है। देखो, द फीमेल ऑफ द प्लेसेंटल मैमल एग्जिबिट द साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ द ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट एज वेल एज द हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। सिर्फ जो डे लेंथ है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ यही नहीं, कुछ इंटरनल और हार्मोनल फैक्टर्स भी आपके रिप्रोडक्टिव फेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि ओव्यूलेशन को, ओवेरियन फॉलिकल को ओवरी मतलब फॉलिकल्स के लिए स्टिमुलेट करना, कुछ हार्मोन्स का रोल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन, यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन कर। तो मतलब ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर, इनके अलावा इनका भी रोल है रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। ईस्ट्रस साइकिल के बारे में मैंने दिखाया। प्राइमेट्स ग्रुप ऑफ मैमल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, साइक्लिक मैनर होता है रिप्रोडक्टिव फेज का ही, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। और देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें वही है जो अपन ने देख रखा है। हाँ, इसमें ये देख लो, इवेंट इन द सेक्सुअल, या पढ़ लेना न्यूज़पेपर रीडिंग, सारी वही चीज़ें जो मैंने क्लास में ली इलैबोरेट वे में दे रखा है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने आपको 3 बताए थे ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो इसमें क्या लिखा है, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स ऑर्गेनिज्म exhibit events and process that are remarkably fundamentally similar even though the structure associated with the, कुछ नहीं, आपको मेन ये लास्ट के पॉइंट याद रखना है इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर की 3 फेजेस के अंदर है, दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और द सिनगैमी एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर देखो 2 चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व, मतलब
फ्यूजन के पहले का जो भी प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर, ये दोनों चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है मैंने अभी आपके साथ नहीं डिस्कस किया है, थोड़ी सी चीजें बस जस्ट मैंने बताई थी। इसका डिटेल जब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर दोनों जो इवेंट्स हैं, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स एंड द ट्रांसफर ऑफ द गैमेट, जब मैं डिस्कस करूंगी उसके बाद ही मैं इसकी एनसीईआरटी शुरू करूंगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज क्लास। ये जो जितना भी मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अपन सारी चीज़ें सब कुछ पढ़ चुके, एनसीईआरटी यहाँ तक कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, वो एक फॉर्मेलिटी ही था एनसीईआरटी में भी अपन, क्योंकि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देख चुके हैं। तो एक हाँ मतलब ये करना है कि अब बोल नहीं पाओ कि एनसीईआरटी डिस्कस नहीं किया है। तो अब ये आपको सारी चीज़ें हो गई होंगी, अभी जितना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं, अब आप क्योंकि पढ़कर बैठोगे ही सही, तो नेक्स्ट क्लास में ये जितना जिसका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो शुरू करूंगी, इसमें सबसे पहले मैं गैमेटोजेनेसिस एक्सप्लेन करना भी रहता है। यहाँ से आप मुझे बताओगे, बाकी ये सब मैं लिखाऊंगी, अभी आपने नहीं लिखा तो डोंट वरी अबाउट दैट, सारी चीज़ें मेरे को नोट आउट करवानी है, मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, तो आप बोलेंगे और मैं लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है ना, आपका सारा आ गया होगा आपको। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? बस शायद एक लेक्चर और लगेगा, 1-1.5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, छोटा सा ही चैप्टर है, इसका डिस्कशन अपन लोग ले लेंगे, उसके बाद उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, सारी चीज़ें पढ़ी हुई है आपकी, सिर्फ रिकैपिचुलेट ही किया है अपन ने सारी चीज़ों को, इसलिए ठीक है।